Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are fit and fine. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 18 है वायु तथा जल का प्रदूषण, इस चैप्टर की जो डिफरेंट टॉपिक थे हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पेयजल, ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम इस चैप्टर की जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का प्रदूषण होता है, कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जो पानी है उनको प्रदूषित होता है, जिनके कारण वायु जल होता है वो प्रदूषित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी प्रदूषित होने के कारण। देखो, मल, अपशिष्ट, रसोई, शौचालय और कपड़े धोने के स्रोत से भी अपशिष्ट पदार्थों के कारण ये भी पानी दूषित करने के लिए जिम्मेदार है। आपको पता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, या रसोई या शौचालय और कपड़े धोने के स्रोत भी क्या है, एक तरह से जल का प्रदूषण का कारण है। सेकंड बात करें हम औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग जल स्रोतों में हानिकारक रासायनिक अपशिष्ट जारी करते उन्हें वो भी क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें हम, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कृषि रसायन। किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों उर्वरकों का उपयोग करते हैं। सबसे मेन कारण है ये जो उर्वरक हम जो किसान जो खेत के लिए जो विभिन्न प्रकार जो कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, ये भी क्या है, प्रदूषण का कारण है। ठीक है, जो फसल उत्पादक की वृद्धि करता है और ये रसायन बारिश और बाढ़ के कारण जल निकायों में मिल जाते हैं, जिससे जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो ये 3 पॉइंट है जो जिसके कारण क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। ठीक है, कि हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिसके कारण हम वायु प्रदूषण को क्या कर सके, कम कर सके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट हमारा कि किसी भी व्यक्ति को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इन बातों का ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कम दूरी के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको पता है जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनसे भी जो धुआं निकलती है वो भी क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें जब तक हो सके तब तक कम दूरी तक वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जितना हो सके कारों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। जितना हो सके तभी हमें वाहनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अपना वाहनों और घरेलू चिमनी से उत्सर्जन को नियंत्रित करना चाहिए। जो चिमनी वगैरह होते हैं वो भी, उनसे भी वायु प्रदूषण फैलता है। 4 पॉइंट है कूड़े को हमेशा सही तरीके से निपटाना चाहिए और ना ही जलाना चाहिए। आपको पता है जो भी कूड़ा वगैरह होता है उसको हम कभी किधर फेंक देते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक गड्ढे में या कहीं भी इकट्ठा रखना चाहिए ताकि प्रदूषण ना फैले। 4 पॉइंट अपना स्वच्छ ईंधन जैसे एलपीजी, सीएनजी का उपयोग करके डीजल, पेट्रोल से बचाएं। तो ये 5 पॉइंट हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति ही वायु प्रदूषण को रोक सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 अपना स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है क्या। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि जो स्वच्छ पारदर्शी जल संभव पीने योग्य होता है क्या। तो हमें कोई पानी ऐसे साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या उसे पी सकते हैं क्या। तो देखो क्या कारण है, नहीं, साफ और पारदर्शी पानी हमेशा पीने योग्य नहीं होता। पानी साफ दिखाई दे सकता है लेकिन यह हो सकता है कि उसमें सूक्ष्म जीव और अन्य विघटित अशुद्धियाँ हो जिसके कारण कुछ रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जो वाटर होता है उसको हमें हमेशा फिल्टर करके पीना चाहिए क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए एक घातक भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे शरीर में डिफरेंट प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पीने से पहले पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। और पानी का शुद्धिकरण आपको पता है कैसे किया जाता है, या तो उबाल कर, पानी का शुद्धिकरण के लिए हमें पानी को या तो उबाल कर पीना चाहिए या फिर उसमें को ये फिल्टर करके उसका उपयोग करना चाहिए। पानी की शुद्धि पानी को शुद्ध करने वाली प्रणाली द्वारा उबाल कर
किया जाता है। तो समझ में आ गया। अगर कोई वाटर हमें या पानी हमें साफ़ या पारदर्शी दिखाई दे रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पानी शुद्ध है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो पोर्टेबल वाटर है। पोर्टेबल वाटर तब होगा जब उस वाटर को उबाल कर उसका शुद्धिकरण किया जाए या फिल्टर द्वारा उसको छानित किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ठीक है, आपको कोई बताए कि आप आपको एक नागरिक बना दे देश शहर का, तो उसके उत्तरदायित्व के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सभी निवासियों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। पानी के पाइप के आसपास का क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, एक शहर का नगर पालिका होने के सदस्य के नाते हमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो अपनाना चाहिए अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए, अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए। डिफरेंट पॉइंट है जो हमें लागू करने चाहिए, अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपना कि जो पानी के पाइप के आसपास है हमें क्या करनी चाहिए, उस क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है क्लोरीकरण जैसे रासायनिक तरीके पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट है मुख्य जल स्रोत स्वच्छ परिवेश में बनाया जाना चाहिए और ठीक से बनाए रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 5 अपना देखो, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, शुद्ध वायु क्या होती है, प्रदूषित वायु क्या है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। देखो, सबसे पहले हम बात करें शुद्ध वायु की बात करते हैं तो शुद्ध वायु में लगभग 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और 3.03% कार्बन डाइऑक्साइड, डेट मीन्स CO2 तथा अन्य गैसें जैसे ऑर्गन है, मीथेन है, ओजोन है, पानी के वाष्प भी उपस्थित हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि शुद्ध वायु में क्या प्रेजेंट होता है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें ऑर्गन, कार्बन, मीथेन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें वायु की संरचना में हानिकारक पदार्थ है गैस जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर मिलाकर परिवर्तन किया जाता है तब ऐसी हवा को प्रदूषित किया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है हमारे कि उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट, आपका जो ये टॉपिक है अम्ल वर्षा वाला, ये आपके इस चैप्टर से रिमूव कर दिया है। तो हम इस टॉपिक के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी नहीं करना। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है। पौधागर गैस का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, पौधागर गैस का मीन्स है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का रोल तो सबसे ज़्यादा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, फोर है नाइट्रोजन। तो इन पौधा में जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो इसमें नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है पौधागर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो देखो, हम बोल सकते हैं कि पौधागर ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो उनमें से कुछ वापस से क्या होती है, परावर्तित होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो किरणें वापस से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं और बाकी पौधागर द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन भी शामिल होती हैं। ये गैस पाई जाती हैं।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। मैंने बताया था कि जो CO2 होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा सूर्य विकिरण की आवश्यक मात्रा से अधिक अवशोषित होने के कारण वातावरण में औसत तापमान में क्या होती है, वृद्धि का कारण बनती है। तो देखो, तापमान में वृद्धि का कारण ध्रुवीय बर्फ के आवरण पिघलने लगते हैं, समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होगी, ठीक है। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। तो समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधे पृथ्वी पर गिरती है, कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ जो पौधे होते हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और कौन कौन सी गैसें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्ण के बारे में दिए जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। विश्व उष्ण मैंने जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि जो विश्व उष्ण होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखो, विश्व उष्ण हमारे देश के अलावा पूरे देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है और ये धरती के वातावरण पर लगातार बढ़ रही है। आपको पता है जो विश्व उष्ण जो समस्या होती है वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। इस समस्या में न केवल मनुष्य, धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को क्या है, नुकसान पहुंच रहा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक देश कुछ न कुछ उपाय लगातार कर रहा है, परंतु नियंत्रण बढ़ रही है। विश्व उष्ण सबसे बड़े जिम्मेदार स्वयं मानव है। देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, मानव है, ह्यूमन है। उसकी गतिविधि ही कुछ ऐसी है जो इस तरह लगातार विश्व उष्ण को बढ़ा रही है। तो मैं बोल रही हूँ जो मानव की क्रियाएं हैं, जो इस टाइम पे जो मानव वार कर रहा है वो ही क्या है, वो विश्व उष्ण का कारण, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। मनुष्य की इन गतिविधियों से खतरनाक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वातावरण में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारे लिए क्या है, खतरनाक साबित हो रही है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब मैंने आपको चैप्टर की जो पढ़ाया था तब बताया था कि जो ताजमहल वाला जो टॉपिक है वो अम्लीय वर्षा वाला जो टॉपिक है वो आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया है। तो हम इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको भी ध्यान रखना है जब भी आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो तो इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना। हमारा 11 क्वेश्चन है, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरदायिता को प्रभावित करती है। देखो, जल में आपको पता है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक जल के पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि शैवाल की आबादी में अत्यधिक वृद्धि की हो जाता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो ये किसके कारण होते हैं, डिम्पोजर्स के लिए भोजन के रूप में सेवा करते हैं। बहुत सारी ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में उपयोग होती है, परिणाम स्वरूप जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर पर कमी आती है और यह बदले मछली और अन्य जलीय जीवों का मरने का कारण बनती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपका जो चैप्टर नंबर 18 है उसके NCERT क्वेश्चन थे बुक के वो मैंने सोल्व करवा दिए हैं। इस चैप्टर के आपके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से रिमूव करवा दिए हैं, हटा दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।